हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम सॉल्यूशन की सीरीज में। इस वीडियो में मैथ के 25 सवालों को हम कवर करेंगे जिन्हें पूछा गया था 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24, इसको डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इस पर आपके किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराने का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सारी चीजें इस पर आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए ये आपके पिछले सालों में पूछे गए जीके, जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस के कलेक्शन के 2 कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंप्लीट थ्योरी को कवर करने के लिए ये आपको 4 कोर्सेज नजर आएंगे जिनसे आप कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके, जीएस कवर कर पाओगे। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज नजर आएंगे। तो चलिए भाई, पहला सवाल डिस्कस करते हैं। ये टेबल दी गई है। ये कह रहे हैं कि दी गई जानकारी से एक शर्ट और एक पतलून के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कॉस्ट प्राइस बताना है शर्ट और ट्राउजर का। तो कॉस्ट प्राइस किसका? शर्ट और ट्राउजर का अनुपात बताना है। शर्ट को लेकर इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया है और जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो दिया है। तो आप मुझे बताओ कि अगर 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 120% की वैल्यू 1200 रुपये है ना। तो यहां से कॉस्ट प्राइस 100% रहेगा तो ये कितना हो गया? 1000। ठीक है। इसी प्रकार प्रॉफिट अगर ट्राउजर पर 10% का है यानी कि एसपी कितना हुआ? 100% जिसकी वैल्यू 660 है। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600। तो आपको कुल मिलाकर शर्ट का कॉस्ट प्राइस और ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना था 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया था वो आपका करेक्ट हो जाता। चलिए जी, आगे बढ़ता है। आसानी था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करना है, होमवर्क है जी आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया है ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। बहुत ही आसान होता है ये, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। आंसर आपका 12 आएगा, देख के पता चल गया। ठीक है, तो 7.3 और 4.7 को ऐड कर दोगे, आंसर निकल आएगा। चलिए भाई, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि लगातार 2 छूट के बाद 150 अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 में बेचा जाता है। पहली छूट 12.5% है, दूसरी छूट आप लोगों को बतानी है कि परसेंटेज में कितनी रहेगी। यार देखो, अंकित मूल्य कितना है? 150 का। पहली छूट कितनी है? 12.5%। 12.5 कितना होता है? 1/8। 1/8 छूट का मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 7/8, है कि नहीं? अब इस पर एक और छूट दी गई, मैं थोड़ी देर के लिए उसको एक्स मान लेता हूं। और ऐसा करने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है वो 105 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करो। 7 से आपका देखो ये कितनी बार जाएगा? 1, 5, 15 से आपका ये 10। तो यहां से ये जो x है ना, इसकी वैल्यू आ गई 8/10 या फिर 4/5। ये क्या है? ये दूसरा वाला डिस्काउंट था, यानी कि दूसरे वाले डिस्काउंट का आपको लगने के बाद जो एसपी है। तो अगर ये 4/5 है तो डिस्काउंट कितना रहा होगा? 1/5 रहा होगा ना। तो 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 20% के बराबर होता है ना। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी निकला था। अगला सवाल है, ये इक्वेशन दी रही है, इन्होंने पूछा है कि अगर x+1/x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पर भी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 + 1 आपका आंसर 2 निकल आएगा। चलिए जी, tan55 डिवाइडेड बाई cot35। इस cot35 को हम tan55 भी लिख सकते हैं। इससे ये कट गया, आंसर आपका ये पहला वाला ऑप्शन आ गया भाई। ये समय लगाने वाले सवाल नहीं है। अभी मैंने इससे पहले की इतनी सारी शिफ्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, वहां पर हम मैंने खूब टाइम दिया है यार। तो अब आगे आने वाली शिफ्ट में उतना ज्यादा एक्स्ट्रा हम टाइम यार लगाएंगे नहीं, ऑलरेडी इतना सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर एक दूसरे के बराबर दिए हैं। ये मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। इन्होंने कह दिया कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, उनकी वैल्यू कितनी है? 17 है। एक परपेंडिकुलर पीटी है क्यू आर पर, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है? 15। तो ये कह रहे हैं आपसे क्यू आर की वैल्यू बताओ। यार ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये इन दोनों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा ना। तो यहां पर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर लगाओगे, ये 17 है, ये 15 है, तो आपका ये जो क्यूटी वाला साइड है वो कितना रहेगा? ये 8 रहेगा ना।
अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया ना। आंसर आपका डी निकल आता है इसमें, कोई समस्या तो नहीं। चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, यदि एक वृत्त की चापें पी ए क्यू आर बी एस सर्वांग सम हो तो पी क्यू और आर एस का अनुपात आप लोगों को बताना है। देखो भाई, जब आपको सर्वांगसम आर्क एक सर्कल की दी जाए कि वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो वो क्या होते हैं, वो इक्वल एंगल डालते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं ना वो उस सर्कल के केंद्र के ऊपर। तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी होंगी, वो क्या होंगी, इक्वल आर्क की आपको नजर आएंगी। तो यहां पर इनकी जो ये पी क्यू और पी एस के अनुपात की बात कर रहे हैं, वो कितना रहेगा आपका, 1:1 रहेगा। इसमें भी यार कोई भी समस्या नहीं थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 1 सेकंड का सवाल। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इस इक्वेशन को, जहां पर ए एक एक्यूट एंगल है। इसमें क्या है ना, आप वैल्यू पुटिंग करना चाहें वैल्यू पुटिंग कर लें, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा आपका मन करे आप उस मन से करिए, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या दिया है, कॉट दिया है, ओके। तो अगर मैं इसको कॉस अपॉन साइन करके सॉल्व करना चाहता हूं, मैं वैसे करके सॉल्व कर सकते हो। देखो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने में एबल है। इसको वैल्यू पुटिंग से भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं बेसिक तरीके से करता हूं। तो नीचे यहां पर कॉस आ गया, ऊपर साइन है, ऊपर मैंने साइन ए कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचा, कॉस ए +1 +1 अपॉन कॉस ए। तो यहां से अगर मैं यहां पर आपका कॉस ए एलसीएम लूं, 1 प्लस कॉस ए, नीचे ऊपर क्या हो गया आपका कॉस ए, है ना, +1। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, साइन अपन कॉस ए। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, भाई नीचे ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए भी तो आएगा, ये मैंने काट कैसे दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बचा, साइन ए, ऊपर आपका हो गया 2 कॉस ए +1 अपॉन नीचे क्या है, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है भाई। एक्यूट एंगल यार वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते थे, कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना मैं, है कुछ मिस वगैरह तो नहीं किया ना मैंने। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर सकते हो आप, कि ये क्या हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, आई डोंट नो क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। उसको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, इससे मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसमें क्या है ना, वैल्यू पुटिंग करके देख लो। एक्यूट एंगल बोला है ना, तो आप यहाँ पर एक काम करो, ए की वैल्यू 90 ले लो, है ना। ए की वैल्यू 90 लोगे तो साइन ए की वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू है कॉट ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 1 आया ना, तो 1 आया तो साइन 90 की वैल्यू ये 1 आ गई, ये भी तो 1 होगी। तो 1 और 3 में कुछ तो यार गड़बड़ है इसमें, मैंने मैंने क्या शायद, या तो एक्सपेंड करना मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ। इसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ट्राई कीजिएगा, इसको मैं कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, ये आपको इन्होंने एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज मेडिकल आर बॉयज। उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज आपको बताना है जिन्होंने मेडिकल चूज किया, और वो क्या है, बॉयज है। तो मेडिकल चूज करने वाले बॉयज कितने, 80, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 120 120, ये आपका कितना हो गया, 400। अब 400 में से 80, यही तो निकालना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज मेडिकल, मेडिकल 200 में से 80 ने चूज किया था, तो 40% हो गया ना भाई। भाई देखो, मेडिकल टोटल कितने चूज करे हैं, 200, 200 में से 80 कौन है आपके, बॉयज। अब इसका परसेंटेज ये पूछ रहे हैं, तो ये आपका 40 आ जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पूछ रहे हैं कि इन 4 दिए गए फ्रैक्शंस में बताइए कि कौन सा लार्जेस्ट है। अब इनका कह रहा है यार आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैं 2/3 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी आती है 0.6667 इस तरीके से रहती है। ये 2/3 का मैंने लिख दिया। 6/53 का भी आपको करना पड़ेगा। दशमलव आप लगाइए, ठीक है। 60 हो गया, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 7 बचेगा, फिर एक बार जाएगा, है ना? इतना ही रहने देते हैं। फिर कितना बचेगा? 70 हो गया था ना, तो फिर आपका 170 हो गया तो 170, फिर आपका लगभग 3 बार जाएगा, तो लगभग इतना आता है ना। अब इस 70/9/90 का देख लो। दशमलव लगा के आप एक जीरो बढ़ाओगे, 9 8 72, लगभग 8 बार जाएगा, है ना। 720 और लगभग 70 बचा। 709 7 बार जाएगा, 9 7 63, लगभग इतना है ना। 33/44 ये आपका एक तरीके से 3/4 है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.75। इन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट बताओ भाई। तो लार्जेस्ट आपका ये वाला हो गया ना, 79/90। कहाँ गया? ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। तो निकालनी पड़ेंगे आपको ये डिवाइड करके कि किसके फ्रैक्शन का वैल्यू आपका ज्यादा आ रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर 42,000 को स्पेंड किया गया सॉकर पे, then the money spent on badminton, tennis and rugby taken together is what percentage? More or less than the money spent on cricket, swimming and hockey taken together। यार कंपैरिजन करना है किस किस का, बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी। तो यहाँ पर बैडमिंटन का ब्लू वाला है तो 45। टेनिस का है, टेनिस येलो है तो ये 65। और रग्बी का है, रग्बी आपका ये वाला है यानी कि 25। इन तीनों का सम कर लो। 45 65, ये कितना हो गया आपका? 110। ये 135 आ गया, 135 डिग्री आपका आ गया इन तीनों का टोटल मिलाकर, है ना। उसके बाद क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी। क्रिकेट का ये वाला 100, स्विमिंग का ये वाला यानी कि 60 एंड हॉकी का पिंक वाला यानी कि ये कितना हो गया? 190। अब इन दोनों में 135 और 190 में मोर और लेस, तो ये 135 है पहला वाला, ये दूसरा वाला 190 है, तो लेस देन होगा पहली चीज। तो लेस देन होगा कितना? इन दोनों के बीच का अंतर देख लो भाई, ये कितना है? 55, है ना। तो किससे लेस देन अगर मुझे निकालना है तो मुझे किससे देखना होगा आपका? लेस देन दैट ऑफ दिस, तो 190 से आप देख लो। अब इसको अगर जीरो लगाऊंगा, 19 दूनी समथिंग जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो 2 बार से देखो लेस, ये वाला आंसर बन जाएगा। कंपैरिजन करना है, जो पहले वाले थे उन तीनों का जोड़ कुल मिलाकर इतना है, इसकी 42,000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कट जाएगा, है ना। फिर ये जो दूसरे वाले थे इनका मिलाकर 190 आया, दोनों का अंतर कितना है? 55 का। लेस देन कितना है? डिवाइडेड बाई 190 करके मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया, तो पहला वाला ऑप्शन आ गया इसमें। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि 4800 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय पर इतने और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? यार आप लोगों को स्पीड दी है इन्होंने, स्पीड को लेकर इन्होंने आपसे ये जो दूरी दी है वो 4800 मीटर को लेकर इन्होंने कहा है। ठीक है, तो समय समय निकालना पड़ेगा भाई मेरे को, समय निकालना पड़ेगा। समय का ही तो फिर मैं देखूंगा ना कि इनके रिलेटिव स्पीड कितनी है, और रिलेटिव स्पीड के बाद फिर मैं लगाऊंगा कि इनका मिलने का जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा। तो पहले स्पीड को मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। ए की कितनी है? 36। तो इसको क्या करूंगा मैं? 5/18 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितनी आ गई आपकी? 10 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड कितनी है? 54। 5/18, 18 3 54, 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड। अब ये जब एक गोलाकार सर्कल पर सेम टाइम सेम पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में भग रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड। मिलेंगे कब? दूरी कितनी है? इतनी। और इनके बीच की जो
रिलेटिव स्पीड है वो कितनी निकाली है आपने 25, तो 25 से आप इसको कट कर लो। एक बार जाएगा, 9 बार, 2 बार, ये 192 सेकंड बाद मिलेंगे, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और टैंक भारी भरना जारी रखता है। कितने घंटे में टैंक भर जाता है? ए और बी 6 और 8 घंटे में टैंक को भर सकता है। 24 आपने टोटल वर्क निकाल लिया एलसीएम लेके। एफिशिएंसी इसकी प्रति घंटा 4 यूनिट, इसकी प्रति घंटा 3 यूनिट। अब इन्होंने कहा कि दोनों पाइपों को 3 घंटे तक एक साथ खोला गया, प्रति घंटे कितना भरेंगे? 1 घंटे में 4 और 3 7 भर रहे हैं, तो 3 घंटे में कितना भर देंगे? 21 भर देंगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद ए क्लोज कर दिया, तो 21 यूनिट भर चुका है। अभी कितना बचेगा आपका? 24 माइनस 21 यानी कि 3 यूनिट बचा है। ए इन्होंने बंद कर दिया है, तो बी उसके बाद कितने में? बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 की, तो बी को 1 घंटा और लगेगा, तो यहाँ पर 3 घंटे लग गए, 1 घंटा बी और लगाएगा ए के बंद होने के बाद, तो टोटल समय कितना लगेगा? 4 घंटे। ठीक है, चलिए भाई, आसान था, ये भी आपने करे होंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर है। यार इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप लोगों से एरिया पूछ रहे हैं, √3/4 साइड की वैल्यू उन्होंने आपको दी है, तो ये कितना आ जाएगा? 81√3 आ जाएगा ना? कोई समस्या तो नहीं इसमें? चलिए भाई, रिमाइंडर बताइए, अगर इसको आप 20 से डिवाइड करते हैं, 9 की पावर 200 को 20 से डिवाइड करेंगे, यार कितना कम है? -1 कम है ना? इसकी पावर आपको इवन दी गई है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना? यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पूछ रहे हैं 4a² और x का माध्य अनुपात इतने हैं, जहां a एक धनात्मक संख्या है, तो x का मान कितना होगा? भाई इन्होंने मीन प्रोपोर्शन दिया है, तो मैं यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन अगर निकालता हूं किसका? 4a² और x का कितना? 1/5 है। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25a²। ठीक है, तो अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 a की पावर 4। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाता। अगेन कुछ भी नहीं था इसमें। दो उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में 88% वोट पाने वाले को इतने वोटों से बहुमत से चुना जाता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या है? यार एकदम आसान है। अब एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, वो व्यक्ति जिसने 88% वोट प्राप्त किए, वो इतने मेजॉरिटी वोट से जीत गया। भाई एक को 88 मिले, दूसरे को 12 मिले होंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 76%। यही तो है जो कि इसको 684 वोटों की मेजॉरिटी दे रहा है। अब इस 76 से इसको कट करोगे और 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका कितनी बार चला जाएगा? 9 0 बार चला जाएगा ना, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 90 हो गई ना? ये 9 बार चला गया, तो 100 की वैल्यू 90 है, यानी कि 900 आ गया भाई यहाँ पर आपका। ये 90 हो गया, 100 की वैल्यू 900 हो गई। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। यह देखते हुए कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 270 रुपए है, पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत क्या होगी यदि उस पुस्तक का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है? भाई यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर उसके एक्सपेंडिचर दे रखे हैं कि प्रिंट करने में, पेपर में, बाइंडिंग में, रॉयल्टी में, इसमें कितना पैसा जा रहा है। फिर कहा कि जो मार्क प्राइस है बुक का वो कितना है? 270 रुपए है। कॉस्ट ऑफ पेपर बताइए एक सिंगल कॉपी को पब्लिश करने में, अगर जो मार्क प्राइस है बुक का वो 20% है उसके कॉस्ट प्राइस से, तो 20% है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो पहली चीज ये, अगर मेरे को इन्होंने दिया है कि मार्क प्राइस है, इसकी वैल्यू कितनी है? 120%, क्योंकि 20% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इतना ना, यानी कि 100/120 × 270, तो ये कितना हो गया? 20×5 = 100, 20 × 6, और ये 3 दूनी 3 निम 2 45,
45 पंजे 225, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर 225 आपने निकाल लिया है तो आपने पूछा है कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर की कॉस्ट कितनी है 25%, यानी कि इसका 1/4 निकालना है आपको। तो 4 पंजे 20, 4 छः 24, 56 समथिंग कुछ आ जाएगा। ये रहा आपका पहला वाला ऑप्शन। परेशानी तो नहीं ना इसमें? भाई इन्होंने कहा था कि मार्क प्राइस 270 रुपए, जो कि 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा तो 120 मार्क प्राइस रहा, जिसकी वैल्यू आपको दी है। आपने 100 की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 225 निकाल ली। अब उसका 25% आपका पेपर में लग रहा है, तो आपने उसका 25% निकाल लिया, 56.25 आ गया। चलिए भाई, 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलो बढ़ जाता है जब 51 किलोग्राम वजन वाले छात्रों में से एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। 56 किलोग्राम होगा भाई। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। 10 स्टूडेंट है, हाफ के जी से इनका जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। हाफ के जी से वेज बढ़ गया, यानी कि 10 में अगर मैं हाफ के जी बढ़ाऊंगा तो कितना टोटल बढ़ा, 5 kg ना। तो अगर 51 kg वाले को नया वाला रिप्लेस करके आया है तो वो आपका ये 5 kg भी तो लेकर आया होगा नया वाला। तो 51 + 5 यानी कि 56 kg का आया होगा वो नया वाला बंदा। ठीक है, चलिए। कुल 2 लाख को साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश करने के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है, जबकि अन्य 6% प्रति वर्ष देता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज पूरी राशि पर इतने प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि क्रमशः कितनी कितनी होंगी। सवाल को समझिएगा। टोटल कितने रुपए हैं, इतने। दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में आप इसको सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करने गए हैं। एक आपको 4.5 पर एनएम दे रहा है, जबकि जो दूसरा है वो 6% आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अगर टोटल इंटरेस्ट साल के अंत में इक्विवेलेंट है 4.7 के, तो होल अमाउंट आपको बताना है कि दोनों इन्वेस्टमेंट बैंक से आपका कितना कितना रहेगा। आप ये मान लीजिए कि टोटल अमाउंट जितना भी है, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर 4% का इंटरेस्ट आ रहा है, अगर कोई भी वैल्यू है एक्स पर, तो इसका 4% हो गया, है कि नहीं। और अगर 6% वाला आ रहा है तो ये कितना होगा, 2 लाख में से एक्स वाला भाग होगा और इसका आपका 6% होगा। ये दोनों भागों पर लगने वाला इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग। और ये किसके बराबर होगा, 4.7% ऑफ 2 लाख। अब इसकी वैल्यू इसके सम के बराबर रख दो और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। आप लोगों को मुझे बताना है कि एक्स की वैल्यू और 2 लाख माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल है। ये टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, तो इस वैल्यू की आपसे ये मान पूछ रहे हैं। यार टेन थीटा दिया है, अब कैसे भी निकाल लो आप। ये 8 है, ये 15 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लगाना चाहो तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लो। अगर आपसे पाइथागोरस ट्रिपलेट का माहौल नहीं बन रहा है तो आप कुछ और देख लो। तो ये आपका 13 हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू के हिसाब से इसको पुट कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8/13। ये क्या हो जाएगा, 8/13। तो रूट तेरह कट जाएगा आपका। वो 13 इधर जाएगा, 13 - 8 कितना हो गया, 5/13। और नीचे कितना हो जाएगा, 5। और नीचे कितना हो गया, 13 और 8 21। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं, है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर आपका 1 माइनस साइन थीटा निकल आया। और नीचे आपका क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये नीचे आ गया कॉस थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा आपका कितना हो गया, 8/13 अपॉन 15/13। यही बनेगा ना। तो 13 में से 8 गए, आपका कितना आया, 5/13। वो कट जाएगा, नीचे 15, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, 5/15 1/3 तो आएगा यार। क्या कर दिया मैंने भाई, ट्राइंगल आपका ड्रॉ करो। 8/15 13 ही आएगा ना यहाँ पर। ये ट्रिपलेट होता है ना, 169 और आपका 64।
ट्रिपलेट क्यों हो गया यार? ये ट्रिपलेट ही गलत लगाया हुआ है, और ये मैंने ये वैल्यू ही गलत ले रखी है यहाँ पर। ये 17 आएगा ना यार यहाँ पर। क्या यार, क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया था आपका? ये सॉल्व करने के बाद 1/sin θ/cos θ। अब इसको कर दो भाई आप। 8/17/15/17, 17 कट जाएगा। 17 में से 8 गए, 9/15। 9/15 का है, फिर गलत कर दिया क्या? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3/5, ये आपका डी ऑप्शन हो गया ना। ठीक है, चले भाई आगे आइए। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतने था। ए की वर्तमान आयु बताइए। प्रेजेंट एज ए और बी की 3:4 दी है। ये क्या है? वर्तमान वाली, प्रेजेंट एज। ओके, 5 साल पहले इनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 2-3। भाई आयु का तो अंतर जो होता है वो हमेशा बराबर ही होता है। अब 2 से 3 हो गया, यानी कि ये कितना साल आपने किया है? प्लस 5 साल किया है। तो प्रेजेंट एज ए की बताएंगे तो 5 × 3 यानी कि 15 हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए। कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए कोन का। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है? πr/l। तो रेडियस इन्होंने बेस की दी है, स्लांट हाइट आपको दी है, आंसर आपका निकल आएगा। तो 22/7। आर की वैल्यू 9 है, एल की वैल्यू 49 है। 7 से आपका ये गया, 9×7 = 63, और 22 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ गया? 1386। ओके, चलिए भाई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य के इतने लाभ पर प्राप्त करके इतने रुपए में बेच दिया। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज इतने, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस आप 100 मान लो, है ना? तो कितना गेन करा है इसने? इसने कितना गेन करा है? इसका 1/5 यानी कि 20 गेन किया है। तो ये क्या है? गेन। तो यानी कि जो सीपी रहा होगा वो कितना रहेगा? 100 - 20 यानी कि 80। अब इस पर प्रतिशत बता दीजिए, ये कितना ज्यादा है? 20 ÷ 80। तो यहां से परसेंटेज कितना आया? 25%। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी करेक्ट हो गया। अंतिम सवाल आपका आज की इस वीडियो का। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर पी क्यू और क्यू आर 7 इकाई वाली लंबाई जीवाएं हैं। जीवा पी आर की लंबाई इकाई में कितनी होगी? On a circle of radius 7 unit, PQ and QR are chords of length 7 units each. एक आपका सर्कल है जिसकी रेडियस 7 दी है इन्होंने, उसके ऊपर 2 जीवाएं हैं, ये भी कितने की हैं? 7 की हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी आर? है पी क्यू और कॉर्ड ऑफ लेंथ। रेडियस 7 है। 1 मिनट रुको यार, इसको इरेज करते हैं, सही से तमीज से बनाते हैं। ये आपका सर्कल हो गया। उसके बाद क्या कहा है? कॉर्ड दिए पी क्यू। अच्छा, पी क्यू और क्यू आर है ना? 1 मिनट रुकिएगा यार। पी क्यू और क्यू आर, ये दोनों की लेंथ 7 दी है, और जो रेडियस है ना वो भी कितनी है? वो भी 7 है। पी आर की वैल्यू ये पूछ रहे हैं, पी आर की वैल्यू ये पूछना चाह रहे हैं। देखो भाई, एक ना सिचुएशन बनती है जब हम सर्कल की यहां पर बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर रोम्बस का आइडिया है आपको? रोम्बस के अंदर जो डायमीटर होते हैं उनके स्क्वायर क्या होते हैं? आपका 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं? अब इसमें अगर मैं इसको ओ मान लूं, ओपी की वैल्यू 7 है, ओ आर की वैल्यू 7 है, और ओ क्यू की वैल्यू 7 है, क्योंकि वो रेडियस है कि नहीं? तो सारी वैल्यू 7 हो गई ना? गड़बड़ लग रही है इसमें, कुछ मिसिंग कर रहा हूं मैं। पी क्यू, क्यू आर, पी आर, इसको एक बार स्किप करते हैं यार। आगे वाले शिफ्ट में इसको देखेंगे, कुछ मेरे से मिस हो रहा है।
ठीक है, तो चलिए भाई इस शिफ्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये शिफ्ट के जो मैथ के सवाल थे वो आपके पूरे होते हैं, अगली वीडियो में मिला जाएगा और उसके अंदर हम फिर सवालों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।